हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के इस सेशन में फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसके 4th चैप्टर पर हम डिस्कस करते आ गए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ जो एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेजली था उसे डिस्कस किया था। याद कीजिए, हम लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जो लॉर्ड वेलेजली हमारा है, जब इंडिया आता है तो उस समय तक इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को अपने अंडर करने की कोशिश करता है और उसके लिए ये 3 टूल्स यूज करता है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टूल था इसका, ये सब्सिडरी अलायंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल था। इसी सब्सिडरी अलायंस के चक्कर में बहुत सारे रूलर क्या हुए, उसके अंडर में आ गए। जो लोग अपनी मर्जी से नहीं आए उसे इसने फोर्सफुली अपने अंडर में कर लिया। तो कौन कौन से रूलर थे जो इसके अंडर में आ चुके थे और किससे इन्हें फोर्सफुली किया, उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था क्या। याद कीजिए, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, जो हमारा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है इसके अंडर ये बात होती थी कि अब ब्रिटिशर्स जो कंपनी होगी, उनकी जो आर्मी थी वो पर्टिकुलर किसी रूलर के एरिया में वहाँ पर कैंप बनाकर रहेगी और जो भी उसके लॉजिंग फूडिंग वगैरह के जो भी कॉस्ट होंगे वो बेयर कौन करेगा, हमारा उस पर्टिकुलर एरिया का रूलर। और इसके बदले में ब्रिटिशर्स उन्हें क्या देंगे, ब्रिटिशर्स उन्हें उनके जितने भी एनिमी हैं उनसे उन्हें डिफेंड करेंगे। तो ऐसे समझिए, जो जितने भी इंडियन रूलर थे उन्हें लग रहा था कि जब हम दूसरे से हार जाते हैं तो उन्हें हमें ट्रिब्यूट देना पड़ता है, पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम क्यों ना ब्रिटिशर्स को ही पैसे दे दें, उनके आर्मी को ही अपने यहाँ रखें और उन पर पैसे खर्च करें ताकि हमें किसी ट्रिब्यूट ना देना पड़े। तो यही था हमारा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। याद कीजिए, हमने सब्सिडरी अलायंस में कुछ और सेक्शन डिस्कस किया था कि बहुत बार क्या होता था, ब्रिटिशर्स रेजिडेंट रखते थे अपने वहाँ पर और जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह होती थी वो सारे के सारे अब ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे और इसके लिए इन्हें पैसे भी मिलते थे अच्छे खासे। कभी कभी क्या होता था, ब्रिटिशर्स को पैसे देने के लिए अगर किसी रूलर के पास पैसे नहीं होते थे तो वो पर्टिकुलर उन्हें एरिया ही दे देते थे। याद कीजिए, जैसे हमने मुगलों के टाइम में भी देखा था कि मुगल क्या करते थे, पर्टिकुलर कोई एरिया ही दे देते थे उन किसी को और वहाँ से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसी से अपना वो काम चलाते थे। सेम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में यही होता था। तो अब देखेंगे हम कि कौन कौन से रूलर हैं जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ गए। पहला देखिए, सबसे पहले हमारा जो था ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके साथ हुआ, ये हुआ था हमारा हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 के टाइम में। ये फोर्सफुली नहीं था, यहाँ पर जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने अपनी मर्जी से ही ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस किया था। अब ये समझिए, जो हैदराबाद का निजाम है उसने क्यों किया होगा, इसके पीछे रीजन को थोड़ा समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं। याद कीजिए, जब हम आपके साथ मराठा डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि हैदराबाद के निजाम के साथ बार बार बाजीराव हो या उसकी जो सक्सेसर हो उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था और बार बार मराठा क्या करते थे, इन्हें हरा देते थे और इनसे पैसे ट्रिब्यूट वगैरह वसूलते थे, चौथ वगैरह नजराना वगैरह जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ मराठा वाले में। तो ये सारी चीज़ें बार बार इन्हें फेस करनी पड़ती थी हैदराबाद वालों को। तो ऐसे में हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो आए, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे बदले हम लड़ लेंगे, तुम हमारी आर्मी को सिर्फ क्या करो, अपने यहाँ जगह दे दो और एक एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, हम यहीं बैठे रहेंगे, अगर कोई मराठवाड़ा आता है, मराठे वाले आते हैं तो हम उनसे आपके डिफेंड करेंगे। ये तो जो हमारे नवाब साहब थे इन्हें बात ज़्यादा अच्छी लगी और इन्हें नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे ब्रिटिशर्स, इनके एरिया को ही पूरी तरह से अपने कैप्चर में कर लेंगे। मराठे वाला क्या करते थे, मराठे वगैरह किसी से अगर बैटल होता था तो लोग पर्टिकुलर एरिया छोड़ देते थे, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर पूरी तरह से कब्जा कर लेते थे। रूलर उन्हें ही रखते थे बट उनसे कुछ पैसे वगैरह लेते थे, बट ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स लास्ट में हम देखेंगे क्या कि हमने डिस्कस भी किया कि पूरी हड़प की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे, वो पूरा पूरा एरिया पर कब्जा ही कर लेते थे। सेम यही हुआ, जो हमारा ब्रिटिशर्स थे हैदराबाद के निजाम जो उनके चक्कर में फंस गए। अब देखिए क्या हुआ कि हैदराबाद के निजाम को 2,41,000 रुपीज़, वो भी यूरो में, उस समय देना था ब्रिटिशर्स आर्मी को। जो इतनी बड़ी आर्मी होगी यहाँ पर रहेगी उसके पैसे खर्च होंगे, जब हमने कहा कि पैसे कौन बेयर करेगा, रूलर। तो ऐसे में एक बड़ी अमाउंट जो थी उन्हें पे करना डिसाइड हुआ। बेचारे हैदराबाद के निजाम साहब को लगा कि स्टार्टिंग में तो हम पे कर देंगे, बाद में उन्हें प्रॉब्लम हुई। अब देखिए, हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ, उस समय क्या होता था कि जो पर्टिकुलर रूलर होता था अपना, उसे लगता था कि हम दो दो आर्मी को क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अपना जो पर्सनल आर्मी उसकी होती थी वो उसे डिसमेंटल कर देता था। उसे लगता था कि ब्रिटिशर्स तो हमारे पास हैं ही, ऐसी कंडीशन में हम अपनी आर्मी पर ही क्यों पैसे खर्च करें। याद कीजिए, हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि वो लोग ही जाकर पिंडारियों के साथ शामिल हो जाते थे और लूटपाट वगैरह करते थे। तो ऐसे में जो हैदराबाद का निजाम था, जो एक फ्रेंच ट्रेंड आर्मी थी इनके पास, उसे इसने डिसमेंटल कर दिया। ऐसे में इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहा कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसके पैसे खर्च कर जो भी हैं उसे हम बेयर करें। देखिए क्या होता है,
इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हम आपको जो भी मराठा रूलर हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मराठा रूलर से आपको डिफेंड करेंगे। तो सबसे बड़ा एनिमी कौन इनका मराठा एनिमी थे। देखिए क्या हुआ कि जो 1800 के टाइम में जो सब्सिडरी अलायंस इनके जो थे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने खर्चे वगैरह बढ़ाने लगे, बोले कि भाई अब ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो ऐसे में जो रूलर होगा पर्टिकुलर उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। तो हमने क्या कहा, पहले जब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते थे लोग पर्टिकुलर एरिया ही देते थे। सेम गलती जो निजाम साहब ने की, अपनी एक टेरिटरी ही पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स को दे दी। कब यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप उससे पैसे अपने आर्मी का खर्च कर चलाएंगे। तो पूरा का पूरा समझिए इनडायरेक्ट फॉर्म में अब कौन यहाँ रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो ही यहाँ आ गई। तो अब पूरी की तरह से हैदराबाद का निजाम सिर्फ और सिर्फ उनका पपेट रह गया, और पूरा का पूरा इनडायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो इंटरनल पॉलिसी है, उसको कौन कर रहा है, ब्रिटिश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स के हाथ में सारी चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हैदराबाद का निजाम जो है पूरी तरह से इनके चंगुल में फंस जाता है, और जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था वेलेजली का वो यहाँ पर फ्रूटफुल होता है। आगे देखिए क्या होता है। देखिए हमने कहा कि कुछ लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे और कुछ लोगों के साथ फोर्सफुली कराया जा रहा था। तो हैदराबाद के निजाम ने तो अपनी मर्जी से कर लिया, बट जो अवध का नवाब था उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। उसके साथ ट्रीटी हुई 1801 में। तो यहाँ पर जो ट्रीटी हुई थी फोर्सफुली हुई थी। उन्हें लगा कि अपनी मर्जी से करें, सॉरी नवाब जो अवध के हैं इनके साथ फोर्सफुली की गई। और जो पर्टिकुलर एक किंगडम था, कहा जाता है कि गंगा रिवर और यमुना रिवर के अंडर में जो रोहिलखंड एरिया है, यहाँ पे ये देखिए अवध का नवाब यहाँ है, तो यहाँ पे गंगा नदी भी रही है, यहाँ पर हमारी यमुना रिवर बह रही है। तो ऐसे में जो रोहिलखंड वाला एरिया है, आधे से अधिक एरिया इन्होंने उन्हें दे दिया ब्रिटिशर्स को। ये फोर्सफुली था, उन्हें देना उनके लिए मजबूरी थी। अगर नहीं देते तो उनके साथ बैटल होता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो ऐसे में इन्होंने अपना एरिया नवाब ने दे दिया। देखिए यहाँ पर फोर्सफुली हुई। पहला हमने क्या देखा, हमारा हुआ हैदराबाद के साथ। दूसरा हम देख रहे हैं अवध के साथ। देखिए कभी कभी ये सीक्वेंस जो क्रोनोलॉजी है वो पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, कि सबसे पहले किसके साथ हुआ सब्सिडरी अलायंस, उसके बाद किसके साथ हुआ। तो स्टार्टिंग के हमने दो देख लिए हैं, हैदराबाद के साथ हो चुका है और अवध के साथ हो चुका है। आगे देखते हैं, चलिए आगे जो अब ये नॉर्थ में हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर यहाँ पर एक हैदराबाद में हो गया, अब यहाँ पर अवध के साथ हो गया। तो अब नीचे एरिया में जो मैसूर था, याद कीजिए हमने पहले भी देखा था आपके साथ कि एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, वहाँ पर हमने देखा था कि हैदर अली की डेथ हो गई थी। ऐसे में थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान बुरी तरीके से डिफीट हुआ था और उसे अलायंस करना पड़ा था, ट्रीटी करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा था कि जो हमारा मैसूर है उसे भी अपने अंडर में किया जा सकता है। भले ही बाद में हम देखेंगे कि बैटल होगा, बट फिर भी लास्ट में देखेंगे एंड ऑफ द डे होगा कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आ जाएगा। बट जो टीपू सुल्तान था वो उतनी आसानी से उनके साथ सब्सिडरी अलायंस नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है या हम बाहर से फॉरेन सपोर्ट ले सकते हैं, बट उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन से हुए। इसके बाद होगा मैसूर, और जो कर्नाटक है, तंजौर है और सूरत है, इन सब के साथ वेलेजली ने जितनी भी नरमी नहीं बढ़ती, इनके साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है अपनाई। यहाँ तक तो था, हैदराबाद तक तो उन्होंने प्यार से बात मनवा ली, बट जो इन चारों के साथ है मैसूर, कर्नाटक और तंजौर और सूरत के साथ फोर्सफुली किया। कैसे किया देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मैसूर के साथ से। रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैसूर याद कीजिए कौन रूल कर रहा था वहाँ पर इस समय तक, वेलेजली जब आ चुका था वहाँ पर था हमारा टीपू सुल्तान। और 1791 में एक बार एग्रीमेंट हो चुका था, जिस एग्रीमेंट को बहुत बुरी तरीके से फोर्सफुली उस पर थोपा गया था टीपू सुल्तान पर। अभी वो उसे भूल ही नहीं पाया था कि तब तक वेलेजली आ जाता है और उस पर ऊपर प्रेशर लगाता है कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए। ऐसे में जो हमारा टीपू सुल्तान था वो इतनी आसानी से उनके अंडर में नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि उसे पहले देख लिया था कि अब हैदराबाद के निजाम के साथ क्या हुआ, अवध के नवाब के साथ क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों का जो आउटकम था, जो क्या बाद में होने वाला, वो पहले समझ चुका था। याद कीजिए हमने पहले भी आपसे कहा था, इकलौता ये रूलर था जो वर्ल्ड वाइड लोगों से, फॉरेन कंट्री से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ अपनी नेवी भी बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ही टीपू सुल्तान को अब ये लग जाता है कि अब वेलेजली जो है, अगर हम नहीं मानते हैं उसकी बात, तो ये फोर्सफुली बैटल करेगा ही और अपने अंडर में हमें करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में एक नेगोशिएशन करता है फ्रांस के साथ। याद कीजिए जब हम आपके साथ
हैदर अली या मैसूर डिस्कस कर रहे थे, टीपू सुल्तान डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इकलौता उस समय का ऐसा रूलर था जिसने फॉरेन कंट्री से हेल्प लेने की कोशिश की थी। तो यही वो फ्रेंच था जिससे इसने हेल्प लेने की कोशिश की। अब फ्रांस ही क्यों लेने की कोशिश की, इतना समझिए। उस समय तक क्या था, यूरोप में हमारा ब्रिटिशर्स और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे और इंडिया में भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था टेरिटरी को लेकर। तो ऐसे में टीपू सुल्तान को लगा कि जो हमारे फ्रांसिस हैं वो हमारी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और वो हेल्प करने के लिए आने को तैयार भी हो गए थे। और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान है, अरब है और जो टर्की है, उनके साथ मिलकर टीपू सुल्तान एक एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था। एंटी ब्रिटिश अलायंस इसलिए क्योंकि सभी लोग उससे परेशान हो गए थे, ब्रिटिशर से हर जगह जाके कब्जा कर ले रहे थे। तो यहाँ पर एक कोशिश भले ही टीपू सुल्तान ने की। दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे कि जो हमारा वेलेजली है उसने पहले जो भी रूलर थे बड़े मुश्किल से फ्रांसिसों को यहाँ से इंडिया से बाहर भगाया था उन लोगों ने। ऐसे में दोबारा फ्रांसिस की जो एंट्री है इंडिया में, वेलेजली किसी कीमत पे नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दोबारा जो फ्रांस के लोग हैं वो दोबारा इंडिया में आ जाएं और फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। देखिए क्या होता है आगे। आगे होता है जैसे ही टीपू को पता चलता है कि अब बैटल होना ही है, जब तक फ्रांसिस आते नहीं है तब तक भी, तो बैटल फ्रांसिस के पहुंचने से पहले ही बैटल स्टार्ट हो जाता है 1799 में। और जब तक फ्रांसीसी पहुंच पाते हैं वहाँ पर, तब तक टीपू सुल्तान डिफीट हो जाते हैं। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने तब भी हार नहीं मानी और उनके सामने गिड़गिड़ाना अपने आप को सही नहीं समझा। उसने कहा कि इन सब के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि एक सोल्जर की तरह, एक शेर की तरह अपने एरिया की रक्षा करते हुए मारा जाए भले ही, बट इनके अंडर के पॉपेट ना बने। देखिए वो उस समय का एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उसकी पर्सनालिटी अलग थी। वो ऐसा नवाब वाला जैसा नहीं था कि जो आसानी से उनके अंडर में आ जाए। कोशिश उसने लास्ट मूवमेंट तक की, जब तक कि वो मारा नहीं गया तब तक कोशिश करता रहा। और इसकी ये जो सेंटेंस हैं कि शेर की तरह जीना ज़्यादा अच्छा है ना कि गुलाम की तरह, लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं आज भी डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब तक फ्रांसिस पहुँच पाते हैं उससे पहले ही पूरी की पूरी बैटल में हार जाता है टीपू सुल्तान हमारा। और क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरिया थे वो उनके अंडर में आ जाता है। देखिए क्या 1799 में 4 मई को टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। हमारा ये क्या कौन सा होगा, 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हैदर अली की डेथ जो होती कौन से एंग्लो मैसूर वार में हुई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार था 1799 में, जो 4 मई को टीपू सुल्तान के डेथ के साथ खत्म हो गया। तो जब टीपू सुल्तान मारा गया, ऐसे में समझिए उसका एरिया का क्या हुआ होगा। कहा जाता है कि उसकी जो आर्मी थी लास्ट मूवमेंट तक उसके साथ लड़ती रही। इतनी ज़्यादा उनका फेथ था अपने रूलर के ऊपर, उन्हें लगा था कि हम लोग जीत जाएंगे, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट आगे क्या हुआ देखिए, जो इनकी एरिया है अब किन के बीच में बटेगा, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स और जो हैदराबाद के निज़ाम हैं जिसने इनकी हेल्प की थी। तो जो पर्टिकुलर एरिया है वो डिवाइड होता है ब्रिटिशर्स के बीच में और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में। और जो पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया जो बच जाते हैं, जो हैदर अली ने अपने अंडर में किया था, उन्हें उन सारे लोगों को फिर से लौटा दिया जाता है जो पर्टिकुलर वहाँ छोटे छोटे रूलर थे। अब देखिए जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने एरिया लौटाए हैं, ऐसे में उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ एक स्पेशल सब्सिडरी अलायंस ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या कहते हैं भाई कि अब जब भी गवर्नर जनरल को लगेगा तो आपकी पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर हम अपना कब्जा कर लेंगे और अपना एरिया स्थापित कर लेंगे। देखिए जो 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार हुआ उसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या निकल के आया। अब ये क्लियर हो गया यहाँ से कि अब जो फ्रांसिस हैं, फ्रेंच पर्सन हैं, उनका थ्रेट इंडिया पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब जो हमारे फ्रांसीसी लोग हैं इंडिया की तरफ नहीं आ पाए क्योंकि इकलौता यहाँ पे उसे हेल्प मिल रहा था मैसूर से, वो भी हेल्प अब ख़त्म हो चुका। तो ब्रिटिशर्स के लिए अब जो फ्रांसीसों का डर था वो एक प्रॉब्लम यहाँ से इंडिया से खत्म हो चुकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम हमने देखा 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और फ्रांसीसो वाली प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के लिए खत्म हो गई। आगे देखिए क्या होता है। अब हमने मैसूर देख लिया, तब हम कर्नाटक को देखते हैं कर्नाटक में क्या चल रहा था। देखिए कर्नाटक तो ऑलरेडी छोटा मोटा स्टेट था, पहले भी छोटे रूलर थे, उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए इसे कब्जा करना थोड़ा आसान था। जो उनका नवाब था कर्नाटक का ऑलरेडी पपेट था, बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इन्होंने बड़ी आसानी से उसे अपने अंडर में कर लिया और उसे अपना पेंशनर बना दिया। देखिए यहाँ पर एक बड़े एरिया को, जो हमारा कर्नाटक वाला एरिया है, यहाँ से जीत जाने के बाद लॉन्ग टर्म में यहीं पर जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी बनी,
ये लॉन्ग टर्म तक हम देखेंगे 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद हुआ था तब तक ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो यहीं सर हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी बनता है, किसको किसको मिलाकर, जो हमारा मैसूर वाला एरिया है ये, और मालाबार वाला एरिया है करंट का, इन सारे इलाकों को मिलाकर हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, 1947 तक रहता है। उसके बाद भी जब इंडिया आज़ाद होता है तब जाके ये खत्म होता है। देखिए पर्टिकुलर जो और 2 एरिया थे, जैसे तंजौर था और सूरत था, उसे वेलेस्ली ने बड़े ही आसानी से अपने अंडर में कर लिया। तंजौर कहाँ, जो करंट का हमारा मद्रास वाला एरिया है यहाँ पर, और सूरत हमने पहले भी देखा था कि इनका ऑलरेडी फैक्ट्री थी यहाँ पर। तो इन सारे पर्टिकुलर एरिया को बड़े ही आसानी से उसने अपने अंडर में कर लिया। और यहाँ पर आकर देखिए अब कौन कौन हो चुका है इनके अंडर में, एक हो चुके हैं मैसूर वाले, हो चुके हैं यहाँ पर कर्नाटक भी हो चुका है, हैदराबाद का निजाम भी हो चुका है, अवध भी हो चुका है, सूरत भी हो चुका है। तो ऐसे मूवमेंट में एक बड़ा सा कौन प्लेयर बचा, ये बच गए थे हमारे मराठा। और मराठाओं के साथ भी वेलेस्ली ने कोशिश की कि कैसे उसे अपने अंडर में कर लिया जाए, और काफ़ी हद तक उसकी जो कोशिश थी वो सफल भी हुई और उसने अपने अंडर में भी कर लिया। तो आगे वीडियो में हम आपके साथ जो वेलेस्ली के साथ जो उसकी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था और मराठों के साथ कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए, कैसे उसे अपने अंडर में किया, उसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.